हिना, ये आपने कर दिया अलाउ? जी सर, मेरे ख्याल में इन्होंने अलाउ कर दिया हुआ है, आप एक दफा चेक करें। यस। जी, स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, अभी आप हम बात स्टार्ट कर लें। हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की थी कि जो हमारी बॉडी के सेल हैं वो फूड जो हम इनटेक करते हैं उससे मिलके बनते हैं। अगर हम ठीक इम्यूनिटी है। बूस्टिंग डाइट लेंगे, इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी फूड सोर्सेज हैं वो लेंगे, सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, इस तरह की अगर चीजें हम इनटेक उनका करेंगे तो उससे एट द एंड हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो रियल तरीके से बूस्ट होगी और वो कभी भी खत्म नहीं होगी। जो सप्लीमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, वो कुछ टाइम तक आपको फायदा देते हैं। इसीलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपने ये सप्लीमेंट 2 हफ्ते बाद लेना है, 1 हफ्ते बाद लेना है, या 3 दिन बाद लेना है, या 4 महीनों बाद लेना है, या 1 महीने बाद लेना है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर, इसमें एक और चीज, सप्लीमेंट्स के साथ जो हम वाइटामिन वगैरह लेते हैं उनका भी यही है कि वो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लेना है, उसको अपनी मर्जी से आप अपने हिसाब से एज पर योर रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते। एग्जैक्टली exactly, जो डॉक्टर है ना, इसलिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं जो बॉडी की फौरी रिक्वायरमेंट होती है ना उसको फुलफिल करने के लिए शुरू जो स्टार्ट है वो सप्लीमेंट से करते हैं, ताकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। और फिर लॉन्ग टर्म में बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, जो उनकी डाइट में जो वाइटामिन का इंटेक है उसको बढ़ा देते हैं, ओके। जो ठीक है, मुख्तलिफ बिल्कुल इम्यूनिटी ठीक को जो बूस्ट करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी बॉडी की स्टेबल रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कि जो चीज़ हम घर में, जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया कि हम जो फास्ट फूड, अगर हमें क्रेविंग हो रही है तो हम जो फास्ट फूड बाहर से खाने का कहते हैं वो हम घर में बना लें तो हमारे लिए वो बेहतर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जैसे जूसेस, क्योंकि हम फ्रूट्स की तरफ अगर चलें तो फ्रूट्स में हमारे पास कई बार हमें हमें होता है कि बस जाके मार्केट से आप जूसेस ले लें, या हमारे पास टिन्स होते हैं, कैन्स होते हैं, हम जो ये ड्रिंक्स होती हैं, फ्रीजी ड्रिंक्स, ये यूज करते हैं। और ये हम कहते हैं कि जी अभी अगर गर्मी है तो आप यूज कर लो, कोई नहीं, गर्मी है, प्यास खत्म हो जाएगी, ये वो। इसमें और इससे हमें क्या चीज, कितना अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बेसिकली है तो ये सारा शुगर इनटेक। तो इसमें इसमें हमें ओरिजिनल जूसेस कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसमें हम किस किस तरह अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम घर में कैसे इसको, इसी चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें जो पहली बात आपको मैं बताते चलूं वो कार्बोनेटेड वाटर है। हम्म। जो भी टिन टैक्स होते हैं इनमें कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड वाटर क्या करता है, वो आपकी बॉडी पे मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज काज कर सकता है, इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी और बाकी भी इस तरह के बहुत यानी कि नुकसानदेह इश्यूज आपकी बॉडी पे इफेक्ट ये कर सकता है इस तरह, और मुख्तलिफ इस तरह के इश्यूज काज कर सकता है। जो पहली बात है, उसके अलावा जो इसमें होते हैं कुछ ऐसे शुगर्स होते हैं, स्वीटनर्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को फायदे की बजाय ना नुकसान ही देते हैं। इन शॉर्ट ये आप बात समझ लें, ज्यादा कम्प्लेक्स में बात करूंगा आपको समझ नहीं आएगी, ये आप समझ लें बात। इसमें ये चीजें होती हैं। और जो घर में हम बनाएंगे हम उसमें क्या है, ये आपने एक और चीज याद रखनी है, ये नहीं कि आपने सुबह बना लिया जूस या 2 घंटे पहले जूस बना लिया वो आप पी रहे हैं, वो उतना आपको फायदा नहीं देगा, जो उसमें न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा। जब भी आपने जूस पीना हो तो उससे 5-10 मिनट ज्यादा ज्यादा हाफ एन आवर पहले बना लें जूस, उसके बाद वो आप कंज्यूम करें, वो आपकी बॉडी को फायदा देगा और वो आपके सामने बना होगा। अब जो दूसरा जूस है वो आपको तो नहीं पता वो किस तरह का बना है, वो हो सकता है उसमें टी वाइटनर हो, या वो उसमें पाउडर वाला उन्होंने दूध डाला हो,
या पता नहीं उसकी दूध की जो क्वालिटी है वो कैसी हो, किस तरह का मिल्क हो वो। आप अगर खुद अपने घर में बनाएंगे आपको 100% श्योरिटी होगी वो प्योर हाइजेनिक है, आपके अपने हाथों में बना होगा, आपको पता होगा क्या क्या मैं इसमें इंग्रेडिएंट मैंने डाले होंगे। और बाकी जो फाइनेंस के वाले से देखें तो वो आपको घर वाला ही फायदा देगा एज कम्पेयर टू जो बाहर से आप जाके टिन पैक वाला बाई करेंगे या दूसरा, वो आपको महंगा ही पड़ेगा। ठीक है सर। सर इसमें एक और चीज है कि कुछ लोग होते हैं कि जो वेट गेन और वेट लॉस के लिए जो है वो ये कहते हैं कि अच्छा वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस, तो वो सोचे समझे बगैर एक तो डाइट ऐसी ले रहे होते हैं, उसके बाद फिर ये कि जो एक्सरसाइज साथ हम ऐड कर लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज करनी है और डिफरेंट हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिम की रूटीन को साथ अपनी डाइट के साथ इस तरह मैनेज करना, उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या जो जिम के साथ अपनी डाइट मैनेज करना चाहते हैं। जी, इसमें जो मेन आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो ये है कि जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है ना उस वाले से आप खाना खाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं शुरू में बड़ा जुनून है, एक दो बंदों ने कहा आपका वेट बढ़ रहा है, एक दो बंदों ने कहा आपका वेट लूज हो रहा है, बहुत कमजोर हो गया, उनको जुनून चढ़ जाता है। वो कहते हैं हमने आज ही ना 1 या 2 दिन के अंदर ही अपना मसल मास गेन कर लेना है, या जो हमारी फैट है उसको रिड्यूस कर लेना है, वेट अपना कम कर लेना है। उसके लिए क्या है, पहले दिन ही जाके जिम में कोई ना जनाबे वाला उन्होंने 2-3 घंटे लगा देने। 2-3 घंटे जब वो जिम में हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं 2-3 दिन लगातार, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ती काम मुख्तलिफ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हिम्मत ही नहीं पड़ती उनकी। तो जो आपकी पहली बात है वो ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी उतनी करनी है जितनी आपकी बॉडी उसको यानी कि बर्दाश्त कर सके। अगर आपने कभी फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है जिंदगी में और लोगों के कहने पे कि आपका वेट बढ़ रहा है या आपका वेट कम है, आप जाके जी वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी है या आपने जाके साइकिलिंग शुरू कर दी है या मुख्तलिफ एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है जिम में, तो उससे आपको इस तरह कोई भी इफेक्ट नहीं है। जो मेन बात है वो आपने ये सोचनी है कि आपने जो अपना वेट लूज करना है और गेन करना है, वो पहली तो बात यह है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मशवरा करें, उनकी रिकमेंडेशन पे चलें, वो फायदा रहेगा। अगर वो उनसे अभी आप रब्ता नहीं कर सकते या कुछ भी, तो ये वर्कशॉप में आपको ये मैं मेन बात बता देता हूँ कि अगर आपकी एज तकरीबन 18 टू 25 ईयर्स तक है और आपका वेट बढ़ रहा है अगर, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है सुबह का जो आपका खाना है उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर देना है। जहाँ पे आप पहले 2 रोटियां खाते थे उसको आपने 1 रोटी पे ले आना है। इस तरह यानी कि आपने उसको कट डाउन करना है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को इन्हीं को कहते हैं जो एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो कंपोनेंट जिसमें ये सीरियल्स भी आते हैं मोस्टली कॉम्प्लेक्स तो कार्ब भी इसमें होती राइस भी इन्वॉल्व है? है। यस, तो ओके। ये जो आपने चीजें हैं इनको आपने कट डाउन कर देना है और कोशिश करनी है इनका इंटेक कम करें। ये पहली बात है। मगर जो अगर डाइटिशियन रिकमेंड करेगा आपको तो वो आपकी पूरी यानी कि जो भी आपका फूड फ्रीक्वेंसी है उसके बाद 24 आवर डाइटरी कॉल है, तो वो सब चीजें आपसे कलेक्ट करेगा। उसके पर रिकमेंडेशन पे आपको जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस वाले से वो आपको पूरा डाइट प्लान बना के देगा, वो सबसे बेहतर होता है। अगर आप नहीं कर सकते वो, तो जो मेन बात है वो यही है, जहाँ पे अगर आप 2 रोटियां खाते थे वहां पे 1 रोटी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी में एक जो चीज है वो आपने प्रोटीन का इंटेक फिर बढ़ाना है। अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक आप कम कर रहे हैं तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, जैसे अभी बात हुई है हमारी कि मीट हो गया, बाकी जो सोर्सेज हैं वो आपने उसका इंटेक बढ़ा देना, उनका ज्यादा यूज करना शुरू कर देना। इन शॉर्ट ये आप बात समझ लें। फिर आपने जब जिम में जाना है, अगर पहला दिन है आपका, ज्यादा से ज्यादा आपने ये करना है पहले दिन जाके जॉगिंग करनी है, स्लो वॉक ओनली फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद आपने ब्रेस्ट वॉक करनी अबाउट 5 मिनट्स। उसके बाद फिर आपने 2 से 3 मिनट का रिलैक्स करने। उसके बाद अगर आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, जैसे हो गया स्क्वाट्स हो गए या इस तरह के दूसरे, तो वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपका पहले दिन का होगा। उसके बाद जब दूसरा दिन हो फिर उसमें आपने सेट्स बढ़ाते जाना है। अगर आपने जैसे जॉगिंग 10 मिनट की थी, आपने उसको 12 मिनट पे ले जाना, थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ाते जाएं, चेंज करते जाएं, जितना आपकी बॉडी उसके रेगुलराइज होती जाए। इस तरह करके आप कर सकते हैं। बाकी जो मुख्तलिफ वेट लिफ्टिंग अगर आपने करनी है, मसल मैस गेन करना है, तो पहले दिन ही जाके वेट नहीं आपने लिफ्ट करना, पहले आपने यही काम करना है जॉगिंग वाला। उससे क्या होगा कि जो आपकी जो पूरी बॉडी है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उससे हमारी पूरी बॉडी के मसल उसमें कंज्यूम होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। उससे सारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो वार्म अप हो जाएंगे, वो अपने रेगुलाइज होना शुरू हो जाएंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि अब हमने फिजिकल एक्टिविटी करनी है इससे इस टाइम,
और आज जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है वो आपने कंफर्म करना है। जब आप अगर 3 से लेके 4 बजे तक आप कर रहे हैं वर्कआउट, तो वो 3 से लेके 4 बजे तक ही करना। अगर सुबह 5 से 6 कर रहे हैं तो 5 से 6 ही होना चाहिए अगले दिन, ताकि आपकी बॉडी को भी पता हो कि मैंने ये इतने बजे फिजिकल एक्टिविटी ये बंदा करेगा, इतने बजे ये खाना खाएगा, इतने बजे मैंने अपने रिक्वायरमेंट को उसके मुताबिक ये एडजस्ट करना है। तो ये मेन बात है। और फिर आपने ऐसा ऐसा उनको बढ़ाते जाना है एक्सरसाइज के लेवल को और उसकी इंटेंसिटी को। और इसके इस दौरान जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस दौरान ये है कि यहाँ पे ओआरएस ये भी बेस्ट है। वैसे ओआरएस की बजाय अगर आप पानी ले लें नीम गर्म, उसके अंदर आपने साल्ट डाल देना है, यानी कि नमक थोड़ा सा, उसकी आप सिर्फ 1 से 2 लें। जब आप एक्सरसाइज, जब आप रिलैक्स करने के लिए बैठेंगे, रेस्ट करने के लिए बैठेंगे 2 से 3 मिनट के दौरान, उस टाइम आपने 1 से 2 सिप उनके लेने हैं। ये आपको बेनिफिट देंगे। उससे क्या है, आपका जो आयंस डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा बॉडी का, वो मेंटेन रहेगा। आपको थकावट नहीं होगी, क्रैम्प वगैरह नहीं आपके यानी कि बॉडी में डलेंगे। उसके अलावा ये है कि आपको हेडेक भी नहीं होगा, आपकी आंखें भी दर्द नहीं करेंगी। और दूसरी आंखों से बात याद आ गई कि आप जो हमारी जो आज की नौजवान नस्ल है उनका जो मेन इशू है वो ये है कि वो अब एक हेल्थी स्लीपिंग पैटर्न होता है उसको वो फॉलो नहीं करते। जो मेन बात है आप ये समझ लें, आपने अगर नींद लेनी है तो 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है। ये नहीं कि आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की नींद लें, तो इस तरह नहीं, आपने प्रॉपर नींद लेनी है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर रिलैक्स हो, एक्टिव हो, तो वो उससे आप अपना 100% भी दे पाएंगे। और ये जो कुछ लोग समझते हैं कि स्लीपिंग पैटर्न जो है इसका कोई रोल नहीं है वेट गेन में या वेट लॉस में या हेल्थी लिविंग में, तो वो बहुत ही गलत समझते हैं। इसका बहुत ही अहम रोल है। 8 घंटे की नींद आपको मैं कैसे बताऊं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इन शॉर्ट ये बात आप समझ लें, आपकी ये लाइफ का अहम कंपोनेंट है। और एक्सरसाइज भी, बिल्कुल सर, मतलब अगर कि आपके अगर जितनी अच्छी 8 आवर्स की नींद होगी उतनी ही आपकी जो है हेल्थ उससे अफेक्ट होगी, और वो पॉजिटिवली भी अच्छी भी हो सकती है। और जितनी आपकी नींद की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, उतना ही स्लीपिंग पैटर्न की वजह से आपकी हेल्थ इफेक्टेड भी हो सकती है। एग्जैक्टली ये जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं इनको बहुत अच्छी तरह पता होगा। एमिगडाला होता है, ऑक्साइटोसिन, ये सब जो चीजें हैं जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इनका जो बैलेंस है ये सारा रिलेट करता है जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है उससे। और जो हमारा वेट गेन है, वेट लॉस है, उसमें भी ये सारा रिलेट करता है, इंटरलेट करता है आपस में बहुत अच्छी तरह। इसलिए 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है। ओके, ठीक और है, कुछ बिल्कुल लोग ठीक है। पैटर्न गलत है कि जो स्टूडेंट है या कोई जॉबियन है वो मोस्टली इस तरह होता है उनका कि पूरा यानी कि वीक में 6 डेज की बात कर रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे की, वो क्या करते हैं उनकी नींद रहती है ज्यादा से ज्यादा 5 से 4 घंटे की, और फिर संडे को 12 घंटे की नींद, 16 घंटे की नींद। तो ये गलत हम्म। पैटर्न, ये बहुत ही गलत पैटर्न है। आपकी रोजाना की नींद का जो पैटर्न है 8 घंटे होना चाहिए। संडे के दिन आपने ज्यादा नहीं उस स्लीपिंग पैटर्न को करना। और ना ये कि आप अगर 6 बजे या 8 बजे नाश्ता कर रहे थे, संडे वाले दिन आप सुबह 12 बजे कर रहे हैं या 10 बजे कर रहे हैं, ये गलत है। और इसके दौरान आपको एक और बात बताता चलूं, हमारे जो एज ए पाकिस्तानी है सब हम इधर बैठे हुए, तो हमारे घरों का क्या सिस्टम है, हम जनाबे वाले सुबह रोटी खा रहे हैं, साथ दाल है, या कल भी दाल है, या उससे अगले दिन सब्जी है, उससे अगले दिन ये। तो इस तरह नहीं होना चाहिए सिस्टम। आपका जो भी चीज आप इंटेक कर रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं, उसमें चेंज आना चाहिए। आप इस तरह करें। कुछ घरों में इस तरह मोस्टली होता है कि सॉरी जुमे वाले दिन क्या होता है कि मीट का इंटेक करते हैं वो। तो आपने मीट यानी कि हो गया या कोई इस तरह के पोल्ट्री है, जो भी आपको चीज पसंद है, बीफ पसंद है, मटन पसंद है, तो वो आप उसको कंज्यूम करें फ्राइडे वाले दिन। यानी कि कहने की बात है, जरूरी नहीं फ्राइडे कोई कोई और आप दिन रख लें कि आपने अपना जो डाइट है उसको बदलते रहना है। ये भी करना है। अगर तो आप बैलेंस डाइट को नहीं आप कर सकते अपना मील प्लान में एडजस्ट, आपका बजट इतनी इजाजत नहीं देता कि हम भी एक दिन में सब्जी भी बनाएं, दालें भी बनाएं, इस तरह करें उस तरह करें, तो फिर ये बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो है, जो कि एक मिडिल मैन है, जहाँ एक मीडियोकर फैमिली है, तो इजिली कर सकते हैं। आपने कौन सा कोई 1 किलो दाल बनानी है, थोड़ी सी आपने दाल बनानी है, थोड़ी सी आपने सब्जी बनानी है, थोड़ा सा आपने गोश्त बनाना है, थोड़ा सा आपने दूध साथ दूध ले लेना है, और साथ कोई सीरियल वगैरह। तो ये चीज है, आप उसको इजिली कर भी सकते हैं मैनेज बजट में भी। अच्छा सर, एक पार्टिसिपेंट का ये क्वेश्चन है कि डिजीजेस से रिकवर होने के बाद जो है हम किस तरह की डाइट लें जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव हो और हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो।
बैलेंस डाइट, सिंगल वर्ड में अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या है, आपने जिस भी आपको ना मैं एक मेन बात बताता चलता हूँ, डिजीज हमें होती क्यों है। डिजीज यानी कि इजीनेस जो है उसको, उसमें खराबी आ गई, जो हमारा बॉडी का सिस्टम था उसमें खराबी आ गई है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें क्यों खराबी आई है, कुछ लोग होते हैं वो फाइबर का इंटेक ही नहीं करते, फिर बाद में जाके इसबगोल छिलके वगैरह कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये बात है, आपने जो भी है बैलेंस डाइट है ना, उसको अपनी बॉडी का अगर आपने हिस्सा बना लिया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, अपने लाइफ पैटर्न का हिस्सा बना लिया, अपने डाइट प्लान का हिस्सा बना लिया, तो आपको डिजीज होगी नहीं। जो न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होगी बैलेंस डाइट उसे पूरा कर देगी। अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है, आप मीट ही नहीं कंज्यूम कर रहे या कोई दूसरा प्रोटीन का सोर्स ही कंज्यूम नहीं कर रहे, तो प्रोटीन की कमी होगी। अगर आप दूध पीते ही नहीं है या दूध वाली चीजें भी नहीं खाते, पनीर कुछ भी नहीं खाते, तो फिर उसे क्या है, कैल्शियम की कमी होगी आपको, आयरन की कमी होगी आपको। तो जब ये कमी होगी तो फिर एट द एंड आपको कोई ना कोई जाके आगे डिजीज हो जाएगी। जब डिजीज होगी फिर आप उससे रिकवर करोगे, फिर वही आप अपनी लाइफ पैटर्न में दोबारा आगे वही आप खाना खाना दोबारा शुरू कर दिया। आपने मिल्क भी यानी कि नहीं अपने कंज्यूम करना शुरू किया, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हुई थी। ना ही अपने मीट का कंज्यूम दोबारा शुरू किया, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई थी। इसलिए क्या है, बैलेंस डाइट आप अपनी जिंदगी में लाएं। सर इसमें जो आपको प्रोटीन मैंने बातें रिक्वायरमेंट्स बताई कौन कौन सी हैं, उनको अपनी मतलब कि body के प्रोटीन हम कौन कौन सी ले सकते हैं? यस, सर प्रोटीन जो हमारी नॉर्मल डाइट में प्रोटीन के जो जिससे हमें प्रोटीन मिलती है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, आप प्लीज वो बता दें, ऑडियंस को पता चल जाए। प्रोटीन के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, प्रोटीन इटसेल्फ न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको हम एक मेन कहते हैं कि ये अहम न्यूट्रिएंट। इसके आगे मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, जैसे मीट हो गया, ये अपना बीफ हो गया, मटन हो गया, ये सारे इसके सोर्सेज हैं जिससे हमें ओके। प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन जरूरी नहीं कि इन्हीं से मिले, जो हम रोटी खाते हैं उसमें भी प्रोटीन होती है कुछ हद तक, जो हम जूस कंज्यूम करते हैं उसमें भी प्रोटीन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन शेक्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनमें प्रोटीन होती है, नट्स हो गए इनमें होती है, सीड्स हो गए इनमें प्रोटीन होती है। ये सब सोर्सेज है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? जी जी सर, बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन साथ साथ ऑडियंस कर रही है, तो सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे ही हमारे साथ साथ। अब मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं और सब डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम वन बाय वन जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं एंड पे सेशन के, क्योंकि सेशन तो ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया। काफी चीजें हमें जो आपने ऐसी इंफॉर्मेटिव बताई हैं जिनका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो बैक टू द नॉर्मल सेशन, हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चंस हम लोग, आप वन बाय वन ऑडियंस में से आप मुझे बता दें, अपना हैंड रेस कर लें, और जिन्होंने जो जो क्वेश्चंस करने हैं आप सर से पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक पार्टिसिपेंट एक टाइम पे क्वेश्चन करें। जी, आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है? जी अली हैदर, आप करें क्वेश्चन। पहले अली हैदर क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर से अभी। अस्सलाम वालेकुम। तैयब भाई से मेरा क्वेश्चन है कि स्कीपिंग स्कीपिंग मील के बारे में हमें बताएं कि अगर एक बंदा सुबह ही काफी खाना खा रहा है और दोपहर को वो खाना छोड़ देता है, तो फिर वो रात को खा लेता है, क्या ये नुकसानदायक है इसके लिए या इस? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अली हैदर आपका। आपने क्वेश्चन किया है कि अगर एक कोई भी पर्सन है वो कंज्यूम करता है खाना, कोई भी डाइट वगैरह लेता है, फूड का इंटेक करता है काफी ज्यादा अमाउंट में, सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट में उसने खा लिया, लंच उसने स्किप कर दिया और फिर उसने डिनर कर लिया, तो क्या ये बेहतर है? नहीं जी, ये बेहतर नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया है, आपने अगर ब्रेकफास्ट किया है, आपने 6 बजे ब्रेकफास्ट किया है, आपकी बॉडी सारा रात जो है वो आप फास्टिंग में थी, आपकी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिला, आपका जो स्टमक था वो एम्प्टी था, जो आपने फूड कंज्यूम की फौरी जाके उसने कंज्यूम डाइजेस्ट किया स्टमक ने उसको, उससे जाके ग्लूकोज यूनिट बने, उससे जाके एटीपी जनरेट हुई, आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए थी फौरी उसने प्रोवाइड कर दी। वो जो आपने खाना खाया 12 बजे तक वो कंज्यूम हो गया,
बाकी अगर जो वाफर एनर्जी बची हुई है वो जाके एडिपोज टिश्यू में जाके वो अब ये समझ ले हो जाएगी, डेपोजिट हो जाएगी, जाके जमा हो जाएगी। उससे क्या है, वेट गेन हो जाएगा आपका। जब आपका लंच का टाइम आया 2 बजे, बॉडी को फिर आपकी रिक्वायरमेंट हुई एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, उसने जब उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिले, एनर्जी नहीं मिली, वो जो एडिपोज टिश्यू में थी एनर्जी उसने वो रिक्वायर की, उससे वो एनर्जी बहुत ही कम मिकदार में मिली आपको। फिर उससे क्या है, आपको जो बॉडी को डेली टास्क करने के लिए एनर्जी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं मिली, वो प्रॉपर नहीं मिली, जिसकी वजह से हेडेक ये सब इश्यूज होते हैं। मोस्ट यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं, जॉबियंस हैं, मोस्टली फेस भी करते होंगे इस चीज को, अगर इस तरह की डाइट को कंज्यूम करते हैं। फिर आपने जाके रात को कंज्यूम कर ली, रात को आपने 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे कंज्यूम कर ली। फिर जनाबे वाला आप कोई एक आधा घंटा मोबाइल यूज किया या रात 1 बजे तक मोबाइल यूज करते रहे लेटे लेटे और फिर सो गए। उससे बॉडी को कहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी मिली, कहाँ पे उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने का मौका मिला, कहाँ पे बॉडी को उससे एटीपी जनरेट करने का मौका मिला, कहाँ पे उसे बॉडी को वो जो एनर्जी उसने बनाई थी उसको कंज्यूम करने का मौका मिला। तो आपको जो पूरा लाइफ पैटर्न है, जो पूरा हेल्दी पैटर्न था आपका, वो डिस्टर्ब हो गया बॉडी का। और फिर एट द एंड या वेट गेन या वेट लॉस या फिर डिजीज या फिर बंदा जो है उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम। जी थैंक यू तैयब। वेलकम। ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो कर लिया। आप हुमा, आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप क्वेश्चन कर सकती हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जब वेट गेन बहुत ज़्यादा लॉस हो और उसे गेन करना हो तो उसके लिए कोई बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स वगैरह बता दें। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही? वालेकुम सलाम, यस आ रही है आवाज आपकी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जब बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाए और दोबारा से वेट गेन करना हो तो कोई अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स बता दें प्लीज। ओके, आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं वेट लॉस हो गया, स्किपिंग मील की या कोई भी दूसरे जो इश्यूज थे, बेशक फास्ट फूड का ज्यादा कंज्यूम किया, जंक फूड का कंज्यूम किया, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोई भी हो सकती है रीजन उसकी, तो उससे उसका वेट लॉस हो गया बहुत ज्यादा। अकॉर्डिंग टू बीएमआई उसका वेट होना चाहिए था 52 kg, जबकि उसका वेट 37 kg हो गया। अब ये जो अंदर 15 kg का जो कमी है, जो डेफिसिट है, उसको पूरा करना है। अब जैसे इनका क्वेश्चन है कोई न्यूट्रिएंट बता, तो वो न्यूट्रिएंट अगर उसकी बात की जाए कि क्या आपने न्यूट्रिएंट उसमें कंज्यूम करने हैं, तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ा देना। इस तरह बढ़ाना है। आप अगर पहले तो बात वही करूंगा कि न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर एक लेमैन है आप, तो उसमें क्या है कि आप अगर पहले 1 रोटी खा रहे थे उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, 2 रोटी नहीं करना, 1.5 रोटी, 1.5 रोटी आपने खाना शुरू करनी है। ब्रेड का इसी तरह अगर आप 4 ब्रेड खा रहे थे तो उसको कम कर देंगे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, 2 ब्रेड ले रहे थे आपने उसको 3 ब्रेड ऐड कर देना है। इस तरह इनके आपने टेक बढ़ाना है। और इसके साथ आपने जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन सोर्स है, जिसमें आप कह सकते हैं मीट वगैरह, उसका इंटेक बढ़ा देना है। आपने प्रोटीन का ज्यादा यूज करना है। उसके अलावा उसमें ये हो सकता है कि आपने जब सुबह सुबह आपने उठना है, जब आपके यानी कि जो स्टमक है बिल्कुल एम्प्टी और नहार मुंह आप समझ लें, तब आपने प्रोटीन शेक का कंज्यूम करना है। जो आपको प्रोटीन शेक अच्छा लगता है, बेशक कोई भी हो सकता है, वो आप बेशक फ्रूट से ले लें, बेशक आप वो ले लें नट्स वगैरह से, सीड्स वगैरह से। जहाँ कोई, वैसे मैं ड्राई फ्रूट आपको प्रेफर करूंगा, वो बेहतर रहेगा। वो खाने के बाद फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करें 8 बजे तक। फिजिकल एक्टिविटी सुबह करनी है सुबह कर लें, नहीं तो दोपहर के टाइम 3 से 4 कर लें, या शाम को कर लें फिर 5 से 6, या फिर 7 बजे के बाद कर लें आफ्टर डिनर। उसके बाद आप लंच करें प्रॉपर टाइम पे 12 से 2 बजे के दरमियान, फिर उसके बाद आप डिनर करें। इस तरह आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। और पहले अगर आप यानी कि आप किलो कैलोरीज ले रहे थे 2200 किलो कैलोरीज, ठीक है, जो आपकी रिकमेंडेड है, और लाजमी तौर पे जब आपने वेट लॉस आपका इस तरह हुआ अचानक, तो उसमें ये हुआ होगा कि आप 2200 किलो कैलोरीज की बजाय आपने 1300 किलो कैलोरीज लेना शुरू कर दिए होंगे, या 1800 किलो कैलोरीज, ये 2 फिगर्स में से एक होगा।
या हो सकता है इससे भी कोई और हो फिगर। तो ये होगा, आपने किलो कैलोरीज को अपना फिर स्टेबल करना है, 2200 किलो कैलोरीज लेके आने। अगर आप एक एथलीट हैं, आप रनिंग करते हैं या कोई इस तरह के जिम ट्रेनर या कोई इस तरह के जिम वगैरह भी करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, तो फिर उसमें 2800 किलो कैलोरीज तक भी आप ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन, आप बताएं, नहीं तो इसको मैं कर दूं आपको एक्सप्लेन। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? थैंक यू सर, क्लियर हो गया है। क्वेश्चन जो है वो इन्होंने मैसेज किया हुआ है। उनका क्वेश्चन ये है कि हम डेली मंथली बेसिस पे कितना वेट लॉस कर सकते हैं जो कि हेल्दी भी हो। डेली, वीकली या मंथली? मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपने वेट लॉस की बात कर रहे हैं ना? जी जी। वेट लॉस करना है तो वो फिर देखना पड़ेगा एज पर योर एज, एज पर योर जेंडर। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं, वैसे जो नॉर्मल है वो है 4 to 8 kg। ओके सर, ठीक है सर। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ जाती हूँ, सिर्फ 2 ही रह गए। अभी जीनत लियाकत, आप क्वेश्चन कर लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो नमकियात है, मतलब नमक और चीनी की मिकदार कैसे रखनी चाहिए। और मैं बीफ, मीट, मिल्क वगैरह ये चीजें यूज नहीं करती, जैसे घी वगैरह, मक्खन, ये सारी चीजें। तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? जब भी मैं खाने की कोशिश करती हूँ मुझे वॉमिटिंग आ जाती है फौरन ही, और मैं छोड़ देती हूँ वहां पे। ये फिर शुरू से आपका इस तरह सिस्टम रहा होगा, चाइल्डहुड से आपने उसको कंज्यूम किया ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वो इस तरह हो गया होगा, यानी कि एक साइकोलॉजी बन जाती है बॉडी की, तो इस तरह हुआ होगा सीन। तो उसमें आप इस तरह उसको वाप अप कर सकते हैं। आप मिल्क आप ऐसे पसंद नहीं है, आप उसके मिल्क शेक वगैरह बना के पी लें इस तरह करके। आपको मीट वगैरह वैसे पसंद नहीं है, आप फास्ट फूड के यानी घर में बना के इस तरह यानी फ्राई वगैरह करके, प्रॉपर ऑयल में, प्रॉपर हाइजेनिक, प्रॉपर डाइटरी गाइडेंस को फॉलो करके तो आप बना सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने बात की प्रोटीन वगैरह के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उसमें मीट बाकी उनको इस रिप्लेसमेंट में आप कर सकते हैं। और अगर आपने दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था कि हाँ दूसरा नमकियात क्वेश्चन वाला, ये था नमकियात का आपका कि क्वेश्चन था कि हमें आप उसमें किस तरह ये नमकियात शुगर वगैरह किस तरह हमने करना है। तो वो उसमें जो है वो ये है कि आपने अपने जो पहले तो बात है सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट करें जब तक सर नहीं आ रहा। कैन यू हेयर मी? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ये हम बात कर रहे थे कि सोडियम इंटेक कितना होना चाहिए। तो वो जब आप एक्सरसाइज वगैरह करें तो तब आप एक सिप वगैरह इस तरह करके लें। वैसे अगर हम बात करें तो 2300 मिलीग्राम या 2100 मिलीग्राम इस रेंज के दौरान आप यानी कि यूज कर सकते हैं सोडियम वगैरह यानी कि साल्ट वगैरह, यानी कि 2100 से लेकर 2300 मिलीग्राम तक आप एक दिन में कंज्यूम करें, ये रिकमेंडेशन है। और अगर क्लियर हो गया आपको थायराइड की, क्वेश्चन? क्लियर करूं मैं, आप इसे मुझे एक्सप्लेन कर दूं।
हेलो यस, जी सर, मैंने कहा थायराइड्स की डिसीज में अगर कोई मुब्तला हो तो उसे नमकियात मतलब ज्यादा करनी चाहिए या कम कार्ड यूज करना चाहिए? अगर उसको थायराइड ग्लैंड का इश्यू है यानी ग्वाइटर वगैरह है, जी थायराइड्स का है मुझे इशू, थायराइड्स ग्लैंड्स का। उसमें साल्ट आपको बेहतर है। साल्ट ज्यादा यूज करना चाहिए? ज्यादा नहीं, आपने 2300 मिलीग्राम से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना। ये आपको जो मैंने फिगर मतलब बताए हैं नॉर्मल। हाँ जी, ठीक, थैंक यू सर। ये नहीं कि ज्यादा। अब एक जितना नॉर्मल होता है, जितना पर्सन है एक नॉर्मल खा सके इस तरह, ताकि आप अपनी जो बॉडी है उसको बैलेंस में लेके आना है। आप ज्यादा जी कंज्यूम करेंगे तो वो इंश्योर आपको इफेक्ट करेगा, और इस थायराइड में उसकी मुख्तलिफ डाइट होती है, उसको आप फॉलो करें। ये नहीं कि सिर्फ हमने जो साल्ट का इंटेक बढ़ा दिया तो उससे थायराइड ग्लैंड का इशू सॉल्व आउट हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। जी सर, आप क्या बता सकते हैं कि इसकी डाइट्स वगैरह कौन सी? ये आपको फिर एज देखनी पड़ेगी, आपका जेंडर देखना पड़ेगा, इसके प्रॉपर आपका भी 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड हमें करना पड़ेगा, सारे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी सारा करना पड़ेगा। तो ये तकरीबन है 1 to 2 आवर का काम। तो ये वर्कशॉप जो है तो इसमें वो 2-3 और घंटे लग जाएंगे, तो ये बात है। उसमें इंश्योर आपको यहाँ पे मैं बात बताता चलता हूँ कि आप जो भी अपना, जैसे आपने बात बताई है, तो जो मुझे अभी तक बात समझ आई है कि वो यही है कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपको थायराइड ग्लैंड का इशू है। आपके बॉडी में सर दर्द भी रहता होगा आपको, उसके अलावा बॉडी में फैटिग वगैरह की वजह से क्रैम्प्स वगैरह भी रहते होंगे, दर्द होता होगा मुख्तलिफ, यानी कि शोल्डर आप कह लें पेन कमर ज्यादा में, रहती उसके है? अलावा हाँ जी देखें तो ये बात है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब हुआ होगा, मसल पेन भी आपको रहता है, आंखें भी आपकी दर्द करती होंगी, ये आपको इश्यूज हो सकते हैं, और आपके जो हेयर लॉस है वो भी ज्यादा होगा। ये चीजें होती हैं इसमें। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि ये चीजें इसी वजह से हो रही होती हैं कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, आपको तो फिर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है कि आप सोडियम का इंटेक भी नहीं कर रहे, कैल्शियम की कमी भी आपको हो रही है, प्रोटीन की कमी भी आपको हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो रही है कुछ हद तक। तो ये इतनी तो न्यूट्रिएंट का आपको डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को कॉप अप करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, ऊपर से आपको थायराइड का इश्यूज। तो उसमें आप फिर क्या कर रहे हैं, किसी ने कह दिया नमक आप ज्यादा कंज्यूम करें, आपने फिर ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो वो नमक तो नहीं नहीं, आपने मैं ज्यादा यूज कंज्यूम ज्यादा करना नहीं शुरू कर कर रही, दिया, मैं बाकी वैसे जो पूछ रही हूँ आपसे। उसको अच्छा अच्छा, तो फिर आप इस जी तरह करें कि आप जो बैलेंस डाइट है वो लेना स्टार्ट करें, जिसमें आपको मैंने जी बताया मीट भी हो, वेजिटेबल भी हो, फिर उसके अलावा डेयरी भी हो, पानी को भी आपने उसमें जगह देनी है, और उसके अलावा जनाबे वाला आपने सीरियल वगैरह भी कंज्यूम करना सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ज़ीनत, कोई क्वेश्चन हो गया आपका? दीजिए, आप क्वेश्चन कर लें प्लीज। नतीजा क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आपको जो है वीकनेस हो लेकिन उसके बावजूद भी आपका वेट ज्यादा हो तो फिर आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए? जी वालेकुम सलाम। अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अगर आपको वीकनेस भी है और वेट भी आपका ज्यादा है, जी सर। वेट आपका ज्यादा है, वीकनेस भी है, कौन सी डाइट लेनी चाहिए? हमारे जो अब सोसाइटी का जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये हम समझते हैं एक बंदा है ना वो हेल्दी है, किस वाले से हम देखते हैं हेल्दी है, अच्छा यानी कि इसका वेट ठीक है, मसल है इसके, इस तरह ये हम देखते हैं कि वो बंदा हेल्दी है, फिट है। बट इन कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, तो वो उतना हेल्दी नहीं होता। एक बंदा है उसका वेट भी ठीक है या उसका वेट ज्यादा है, तो ये ना आप समझेंगे वो हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। किस तरह हो सकता है हेल्दी, कि वो उसके जो बीएमआई है वो बिल्कुल ओके हो, आईबीडब्ल्यू भी बिल्कुल ओके हो, टीडब्ल्यू भी ओके हो, ये सारे जो पैरामीटर होते हैं मुख्तलिफ यानी कि न्यूट्रिशनली, तो ये सब ओके हों उसके।
यानी कि उसके जेंडर और एज के हवाले से। मगर अगर नहीं है तो किस तरह हो सकता है, क्योंकि वो उसकी जो बॉडी है वो फूली हुई हो, इन शॉर्ट ये आप समझ, उसमें फैट डेपोजिशन हुआ हो, उसमें जो फैट है लिपिड वगैरह वो ज्यादा उसकी बॉडी में हो एज कम्पेयर टू मसल, तो इस वजह से वो आपको लग रहा होता है। अब एक बंदा है उसके अंदर चर्बी ज्यादा है, फैट ज्यादा है, लिपिड ज्यादा है, तो वो कहाँ पे उसको एनर्जी मिलेगी? जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी बॉडी में फैटिक वगैरह की वजह से पेन वगैरह होगा, उसको वीकनेस रहेगी। तो ये चीज होती है। उसके लिए फिर मैं वही बात करूंगा, इन अ सिंगल लाइन, बैलेंस डाइट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, फॉर एवरी हेल्थ इशू रिगार्डिंग योर बॉडी, रिगार्डिंग योर पर्सनल हेल्थ इश्यूज। सबसे बेहतर बात ये है, इससे तो बेहतर कोई और बात है नहीं। क्योंकि अब एक बंदा है, उसने वो जो आप कह रहे हैं ना, उसका वेट ज्यादा है और वीकनेस भी है, तो उसमें क्या है कि उसने अपना फैट का ज्यादा इंटेक किया हुआ है, फास्ट फूड वो ज्यादा लेता है, जंक फूड वो ज्यादा खाता है, तली हुई चीजें ज्यादा खाता है, मील वो स्किप करता है। अगर एक टाइम वो सुबह उसने 8 बजे खाना खाया तो दूसरे दिन उसने 8 बजे नाश्ता नहीं किया होगा, वो उसकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, लंच का टाइम उसका एक नहीं होगा, फिजिकली एक्टिविटी या वो करता नहीं होगा, अगर करता है तो उसका एक प्रॉपर टाइम नहीं होगा, कभी 10 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी की नहीं फिजिकल एक्टिविटी, ये सिस्टम होगा। अगर इस सब में बैलेंस आए, प्रॉपर टाइम टेबल से हर काम हो, हर खाना आप खाएं, अपने फिजिकल एक्टिविटी करें, तो ये वीकनेस भी दूर हो जाएगी हर चीज। और या फिर एक और इशू हो सकता है, जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसके दौरान वो फिर यानी कि जो जैसे मैंने आपको वो एक ट्रिक बताया, एक टिप बताया न्यूट्रिशनली, कि आपने जब भी फिजिकल एक्टिविटी कोई करनी है, जिम में है या रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपने जब रेस्ट टाइम में आपने 2 से 3 सिप ले लेने, जो मैंने आपको बताया था कि पानी उसके अंदर आपने सोडियम थोड़ा सा डाल देना, तो वो या वो नहीं लेता होगा, उसकी वजह से यानी बैलेंस उसका डिस्टर्ब होगा, या उसकी एसिडिटी लेवल जो है स्टमक का वो रेज हुआ होगा, तो ये इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको कैसे कॉप अप करना है, और इसी तरह आपने कॉप अप करना है। एक तो आपने बैलेंस डाइट, दूसरा पानी, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो वो वाली जो आपको मैंने बताया ओआरएस कर लें, या पानी और नमक वाला सिस्टम कर लें, या उसके अलावा बाद आपने क्या करना है, दूध वगैरह का भी आपने कंज्यूम करना है। सर अगर आपकी डाइट ऐसे ही तकरीबन साल से ज्यादा ऐसी डिस्टर्ब रही हो कि आप दिन में एक टाइम की डाइट ले